आप सभी का स्वागत है भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। मैं आज आप सभी के कोरोना पे जितने भी प्रश्न हैं, आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज चल रही हैं, उन सबका हल करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है जिसका संक्रमण बहुत अधिक है, परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे एवं कुछ एटिकेट्स मेंटेन करेंगे। एटिकेट्स में सर्वप्रथम मैं चाहूंगी हैंड हाइजीन पे विशेष ध्यान रखने के लिए। घर से बाहर जब भी आप घर आते हैं, तो खाना खाने से पहले, खाना बनाने के समय, शौच जाने के बाद हर समय हाथ धोएं। अगर न भी कुछ कर रहे हैं, घर में भी बैठे हैं, तो इस दौरान क्योंकि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत अधिक हो रहा है, तो हम आप सबको यही एडवाइस करेंगे कि हर 1 घंटे में अपने हाथ धोएं। और हाथ धोना मतलब कि सिर्फ पानी से नहीं धोना है, साबुन से मतलब कि पूरा एक मक्खी भर के साबुन आपको लेना है और फिर पानी से उसको रगड़ना है। रगड़ने के भी पूरे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले आगे एक हाथ, दूसरा हाथ, फिर उंगलियों के बीच में, पीछे, हाथ के पीछे का हिस्सा, नाखून, दोनों हाथों के नाखून, अंगूठे। तो इस तरह से आपको पूरा हाथ धोना है। अगर आप हर घंटे में हाथ धोते हैं तो 80 से 90% आपकी जितनी भी श्वास संबंधित इन्फेक्शंस हैं आपकी, वो इससे नहीं होंगे। ये केवल कोरोना वायरस के लिए ही नहीं, आमतौर के दूसरे इन्फेक्शंस में भी आपको बहुत लाभ करेगा। हैंड हाइजीन के बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब कि हमें जब खांसी आती है, छींक आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। खांसी आती है, आमतौर पे हम बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मुंह ढको। अब मुंह ढको काय से? बच्चों को या हमें भी आदत होती है, हम अपने हाथों से ऐसे ढकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ये गलत तरीका है। अगर खांसी आती है तो हम इस तरह से खांसेंगे, यानी कि हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे खांसने के लिए। इसके पीछे अब कारण क्या है, आप पूछेंगे। पहली चीज, हाथ हमारे हर समय ढके हुए होते हैं, कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पे जब हम खांसते हैं तो यहाँ से हम बाजुओं से किसी चीज को छूते नहीं है। जब हाथ में हमारे कीटाणु जो आ जाते हैं, जिस जगह भी अब वो हाथ हमने लगाया, कीटाणु उस जगह पे जाएंगे। परंतु अगर हमने बाजू पे छुए हैं तो वायरस आपने जो भी कपड़ा पहना है उसके अंदर चला जाता है, और वो वायरस कपड़ों के अंदर 8 से 12 घंटों तक का ही जीवित रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु यही हम अगर हाथ न ढके और छींके तो आसपास कोई भी कांच का टेबल है, कोई मेटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये वायरस 24 घंटों तक का जिंदा रह सकता है, और उतना ही संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टेबल पे अन्य लोग भी हाथ लगाएंगे। इसलिए हम यही कहते हैं कि आपको छींक आए या खांसी आए, वहाँ पे आपको हाथ नहीं यूज करना है, और बाजुओं में जहाँ पे कपड़े पहने हैं वहाँ पे खांसे या छींके। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि हम तो अपना रुमाल यूज करते हैं, हम अपने हैंकरचीफ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हैंकरचीफ या रुमाल हम छींक कर, खांस कर वापस अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, और जब हमने पॉकेट में या अपने बाजू में, अपने पर्स में दोबारा से हाथ डाला तो वही वायरस, वही इन्फेक्शन हमारे हाथों में आ जाता है, और वो हाथ हम दूसरी जगह लगाते हैं, जिससे वो फर्दर फैलने के उसकी प्रकरण चालू हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने बाजू में या हाथ में नहीं छींकना खांसना चाहते हैं तो बेहतर है आप डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर्स अपने पास रखिए।
और जैसे ही आपने खांसा या छींका और टिश्यू पेपर यूज किया, टिश्यू पेपर को भी यूज करने का तरीका होता है कि पूरा मुंह ढक के उसको यूज करें। ऐसा नहीं कि आधा मुंह ढका हुआ है या नाक नहीं ढकी है, मुंह और नाक दोनों ढकना है आपको खांसते एवं छींकते समय। और तुरंत ही बंद ढक्कन वाले डब्बे यानी कि डस्टबिन में उस टिश्यू पेपर को आपको डिस्पोज ऑफ करना है, फेंकना है। ठीक, तो ये तो हमारी हैंड हाइजीन हुई और कफ हाइजीन हुई। अब इसके अलावा आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि हर समय 24 घंटे मास्क लगाना चाहिए। देखिए, मास्क लगाने के अपने इंडिकेशंस होते हैं और मास्क किस प्रकार का होना चाहिए। अगर मास्क अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो आप उसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। कोई भी कपड़े को काट के 3 तह करके उसको उस चारों कोनों से सिलाई लगा के उसमें इस साइड में सूतली लगा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको जब भी आपने उतारा दूसरी बार लगाना, ऐसे आप 3-4 घर में बना के रख लीजिए मास्क अपने लेवल पे। और जब भी आपने उतारा दोबारा से यूज करने से पहले उसको अच्छे से गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक का भिगो के रखिए और सूखने डाल दीजिए। सूखने के बाद उसको प्रेस करके फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अगर 8-10 मास्क घर के लिए बना लिए तो सभी के लिए वो हो जाएंगी। अब दूसरी बात, जो बने हुए मास्क बाजार में आ रहे हैं, हम आपको राय ये देंगे जो सड़कों पे भी ही मास्क बिक रहे हैं तो वो ना खरीदें। किसी मेडिकल शॉप से जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मास्क भी हर समय आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। कब यूज करना है मास्क? पहली चीज, घर में किसी को सर्दी जुकाम है ताकि किसी अन्य को उससे किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो, उसके लिए उस व्यक्ति को जिसे सर्दी खांसी है वो मास्क इस्तेमाल करें। दूसरा, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको सर्दी जुकाम है या कोरोना का संक्रमण होने के चांसेस हैं, हमें लग रहा है कि उसको कोरोना हो सकता है तो वहां पे उस व्यक्ति से बचने के लिए हम मास्क इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे स्वास्थ्य विभाग में जहाँ पे हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स पेशेंट से मिलते हैं और क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर सर्कुलेशन नहीं है, उन जगहों पे वो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोग मास्क यूज कर सकते हैं। परंतु अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी जुकाम नहीं है और किसी को भी कोरोना का संक्रमण होने का किसी भी प्रकार के चांसेस नहीं है, आप ऐसे किसी व्यक्ति से घर का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है तो घर में 24 घंटे आपको मास्क लगाने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, रुमाल इस्तेमाल करने के लिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि रुमाल में आप खांस के फिर से आप रुमाल को साइड में रख देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, रुमाल की 4 तह बना के उसको बांधा हुआ है तो वो ठीक है, और उसको जब हटाए हैं तो अगली बार अगर आप लगाते हैं तो कोई नया कपड़ा, नया रुमाल का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज, हमने अभी तक किन 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया? एक तो हैंड हाइजीन, दूसरा रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एंड स्नीज हाइजीन। तीसरी चीज हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हम हर किसी से थोड़ा दूरी बनाए रखिए ना। जैसे कि हमारे पौराणिक विचारों में भी कहा गया है, हाथ न मिलाने की जगह हम हर किसी को नमस्कार करते हैं, तो हम इसी पद्धति को आगे चलाते हुए हाथ नहीं मिलाएंगे किसी से, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने किस किस या सामने वाले व्यक्ति ने किस किस जगह पे हाथ रखा है और उसके हाथों में किस प्रकार के कीटाणु हैं। इसलिए हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और जब बैठेंगे भी बात करने के लिए भी तो भी हम कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सामने वाले को तो संक्रमण नहीं है, फिर हम दूरी क्यों बना के रखें? लेकिन
कई बार कोरोना हर व्यक्ति में नहीं अपने सिम्टम्स लेकर आता है कि हर किसी को खांसी हो, बुखार हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि बिना किसी लक्षण के भी उसके अंदर ये संक्रमण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दूरी बना के रखें। दूरी जब बनाएंगे तो क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जब कोई भी खांसता है और खांसी के दौरान कोरोना वायरस या इसका जो संक्रमण है, कीटाणु है, बाहर आते हैं तो बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, ये पास तक का ही आके वो गिर जाता है। तो दूर वाला जो व्यक्ति बैठा है उस तक का कोरोना वायरस या उसके कीटाणु नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आप बचे रहेंगे। मास्क, अब आप में से किसी को ये जानकारी चाहिए कि मास्क को धो धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क को हम धोने के लिए कभी नहीं राय देंगे, क्योंकि मास्क जो रहता है हमारा अलग पद्धति से बना रहता है। उसको धोने के बाद उसको धूप में सुखाना और उसको प्रेस करना आवश्यक है, जो कि सर्जिकल मास्क हमारे लिए नहीं आप कर सकते हैं। उनको आप अगर आपको धोना ही है और सुखा के दोबारा से इस्तेमाल करना है तो बेटर है कि आप घर में 3 तह का कपड़ों का घर में मास्क बनाइए और उसको धोकर और उसको प्रेस करके इस्तेमाल करें। अब हमारे कुछ दर्शक ये भी पूछना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें क्या-क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। पहली चीज अपने स्तर पर यानी कि हमें इम्यूनिटी अपनी मेंटेन करके रखी है। लॉकडाउन खत्म हुआ, सब रेस्टोरेंट खुल गए, होटल्स खुल गए, तो तुरंत हमें बाहर जाके ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो, क्योंकि बीमारी होगी तो हमारे शरीर की जो कीटाणु के अगेंस्ट में लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना है। उसके लिए आप किसी भी प्रकार से विटामिन सी लेते रहिए, यानी कि मौसमी, संतरा, नींबू, आंवला, इस प्रकार के खट्टे फलों में जो भी फल आता है, सीजनल फल जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं, तो अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखिए। दूसरी चीज, लॉकडाउन खत्म होता है तो हम बहुत दिनों से घरों में बंद हैं, मालूम है बच्चे घर में बोर हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मॉल्स या रेस्टोरेंट्स ले जाके उनको तुरंत एक्सपोज नहीं करना है, हमें उन्हें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए। इसलिए लॉकडाउन खत्म भी होता है तो जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार जितना आपको बाहर जाना है उतना ही आप जाइए। अभी भी आप यही मान के चलिए कि आपके लिए लॉकडाउन कंटिन्यूड है, भले ही सरकार ने अपनी तरफ से लॉकडाउन खत्म कर दिया है। आप सिर्फ अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर जाएंगे, अन्यथा नहीं। खास तौर पे जो घर के बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं या फिर जिनको कुछ प्रकार की जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, लिवर डिसीज है, या कुछ लोग ऑटो इम्यून बीमारियों से संक्रमित हैं, तो उनको हम अभी भी राय देंगे कि जिस तरह आप लॉकडाउन के दौरान अपना एहतियात बरत रहे हैं, उसी प्रकार आप अगले कुछ समय तक का भी वैसे ही एहतियात करते रहें। अब आप में से कोई जानना चाहता है कि किसी इन्फेक्टेड को टच किया तो उससे है हम में कोरोना होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज कि अपने आप को और उस पेशेंट को आइसोलेट करने। पहली चीज तो जो कोरोना पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करें
और बेहतर है अगर अस्पताल में भर्ती हो सकता है वो तो अस्पताल में ही भर्ती कराएं उसको। दूसरी चीज, आप अपने को भी घर के बाकी लोगों से जो उस पॉजिटिव के साथ संपर्क में नहीं आया है उससे दूरी बना के रखें, अपने आप की भी घर के बाकी सदस्यों से, क्योंकि आपने उसके साथ रहे हैं, उसको छुआ है, तो इसलिए हो सकता है आपके अंदर भी संक्रमण आ सकते हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि अगले 15 दिनों तक का आपको भी दूरी बनाए रखनी है सबसे। और इस दौरान किसी भी प्रकार के आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, खांसी में साथ में खकार आ रहा है और बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत अपनी भी ये जांच करवाएं। सैंपलिंग टीम आपके घर भी आएगी और अगर आप अस्पताल जाके अपना सैंपल देना चाहते हैं तो अस्पताल आके सैंपल दे सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग जो पुलिस में हैं एवं स्वास्थ्य विभाग में हैं, भोपाल में खास तौर पे इन दो विभागों में कोरोना का संक्रमण अधिक हो रहा है, तो हम इनके लिए खास तौर पे कहेंगे अगर वो डायरेक्टली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सरकार ने इनके लिए इंतजाम किए हुए हैं बहुत से होटल्स वगैरह, जिससे वो घरों में न जाके वहीं पे ठहरे और अपनी फैमिली तक का ये इन्फेक्शन न लेकर जाए। दूसरी चीज, अगर इन विभागों में आप में से किसी को किसी भी प्रकार की दूसरी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या उम्र थोड़ी अधिक है, 60 से ऊपर है, तो आप अपने विभागीय स्तर पर बात करके ऐसी जगह पे अपनी पोस्टिंग लगा सकते हैं जहाँ पे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पॉजिटिव पेशेंट से न होके आपकी किसी अन्य प्रकार की ड्यूटी लगा दी जाएगी। प्राइवेट लैब्स, कुछ जगहों के प्राइवेट लैब्स को अनुमति मिल गई है कोरोना की जांच करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभी प्राइवेट लैब्स को ये अनुमति नहीं मिली है। तो भोपाल में हमारे विभिन्न अस्पतालों में एम्स है, BMHRC है, 1250 JP अस्पताल हमारा और गांधी मेडिकल कॉलेज, इन विभागों में कोरोना की जांच होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के उसके लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत इन अस्पताल में खुद से भी जाके अपनी जांच करा सकते हैं। अन्यथा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे अगर कॉल करते हैं आप तो हमारी टीम्स यहाँ से जाके आपके घर में भी, स्पेशली जिनके आसपास के एरिया में, अगर आप कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं या जिस घर में कोरोना पॉजिटिव आ चुका है तो उन घरों में हमारी टीम्स जाके सैंपल्स कलेक्ट करके आती हैं उनकी जिनको सिम्टम्स किसी भी प्रकार के अपीयर हो रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार आदि। मैम एक सवाल था कि बताया जा रहा है कि जिनको कोरोना हो गया है उनके टेस्ट बर्ड्स डिक्रीज हो गए हैं, सेंसेस कम हो गए हैं, तो क्या है आपको नहीं, कोरोना के कारण ऐसा नहीं है, टेस्ट बर्ड्स की सेंसिटिविटी कम हो गई है या सेंसेस कम हो गए हैं। असल में कोरोना के कारण हमें थकावट लगने लगती है, कमजोरी लगने लगती है, तो और इस दौरान हम बचाव के लिए जब भर्ती करते हैं मरीज को अस्पताल में तो एंटीबायोटिक्स भी उसको देते हैं ताकि उसको दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए बचाने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, या आमतौर पे आपने ये भी नोट किया होगा कि जब भी हमें बुखार होता है तो हमारा मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये उस बुखार के कारण है, न कि हम सिर्फ कोरोना से उसको जोड़ें। One more question, what is exposure time of symptoms? एक्सपोजर टाइम ऑफ सिम्टम, पहली चीज तो मेरे को आपकी पूरी तरह से प्रश्न नहीं समझ में आया है, लेकिन फिर भी मैं इस पे जानकारी देना चाहूंगी कि जब हमें एक्सपोजर हुआ
तो सिम्टम्स को अपीयर होने में 14 दिन के अंदर कभी भी सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये दूसरे तीसरे दिन ही सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं और कुछ लोगों में ये 10 दिन के बाद सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको एक्सपोज हुए हैं आपके अंदर, अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है आपका, तो 15 दिनों के अंदर अंदर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन लैब की जो जांच है तो उसके लिए हम 5वें दिन इन के बाद, आज की तारीख में जो हमारी जांचें हो रही हैं, 5वें दिन के बाद हम जांच के लिए बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव आने के फिर चांसेस अधिक होते हैं। जिनके घर में हो गया है किसी को, बाकियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बाकियों को सावधानी ये बरतनी चाहिए कि पहली चीज तो जिसको हो गया है उसको हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया जाए, ताकि बाकी लोग जो अभी भी संक्रमण से बचे हुए हैं वो बचे रहें। अब आपको अपनी लेवल पे मॉनिटरिंग अपनी करनी है कि आपको सर्दी जुकाम तो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का बुखार तो नहीं आ रहा है। अगर सर्दी खांसी या बुखार इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपीयर होते हैं तो तुरंत आप अपनी भी जांच करवाएं। अगर सिम्टम्स नहीं अपीयर होते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जैसा कि पहले मैंने कहा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये सब मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चलें। हो सकता है कि आपको संक्रमण अभी तक नहीं हुआ है। मैम, जिनको हो चुका है उनको दोबारा होने के चांसेस है? हाँ, तो असल में कोरोना वायरस नया प्रकार का वायरस है, तो इसके कारण जो आम जनता है उसमें इम्यूनिटी नहीं पैदा हुई है इसके अगेंस्ट में, इसलिए ये इतना भयानक रूप ले रहा है। धीरे धीरे जैसे ये पूरी कम्युनिटी में होता जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी, तो इसका जो संक्रमण है वो कम होता जाएगा। और जैसा कि मलेरिया है जिससे आज हम डरते नहीं हैं, दवाइयाँ भी हैं खैर उसके लिए, तो इस तरह से हो सकता है कि कोरोना के लिए भी वैसा ही बन के अपनी कम्युनिटी में ये बस जाएगा। लेकिन हाँ, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर डिसीज है किसी प्रकार की, या जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं 60 के ऊपर साल के हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो आमतौर पे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे कि वो आगे भी अपना एहतियात बरतते रहें, क्योंकि उनमें दोबारा से भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। मैम, डॉक्टर इज आस्किंग रैपिड टेस्ट क्या है जो दिल्ली के सीएम ने कल बोला है? देखिए, रैपिड टेस्ट हम आम जनता के लिए अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ लैब्स में ये इसकी प्राइवेट लैब्स में इसकी परमिशन मिल गई है, जैसे ये खून से आमतौर पे अभी जो कोरोना की जांच हो रही है वो नाक और गले से इसका सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। दूसरा जो टेस्ट आ रहा है अभी वो खून से भी जांच हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए बहुत से लैब्स हमारी लिस्टिंग में हैं जिनको परमिशन मिलने की संभावना है। तो जितनी जल्दी आ जाएगा आप लोग को पता चल ही जाएगा वो। बाकी हमारे कुछ लोग यह जानना चाह रहे हैं कि जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं वो सेफ है खाने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, जो भी सब्जियां आ रही हैं, पहली चीज अगर सब्जी को गर्म पानी में भिगो के रखिए, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक का गर्म पानी में भिगो के रखिए, और घर में आपके पास अधिकतर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा रहता ही है, तो उस पानी में उसको 15 से 20 मिनट भिगो दीजिए। फिर उसको सादे पानी से फिर के 3-4 पानी सादे पानी से धो लीजिए, ताकि जो मीठा सोडा या बेकिंग सोडा उसमें लग गया है उसका प्रभाव खत्म हो जाए, वो केमिकल भी उसके ऊपर से हट जाइए। इस प्रकार आप सब्जियां, खास तौर पे फल जो कच्चे खाने वाले होते हैं, उनको इस प्रकार से अच्छे से धोकर इस्तेमाल करिए।
दूसरी सब्जियां जो पकने वाली सब्जियां होती हैं, क्योंकि वो सब्जी अच्छे से गर्म होती है, उबलती है, तो उस दौरान सभी प्रकार के संक्रमण आमतौर पे मर जाते हैं। लेकिन फिर भी सब्जियों को आपको अच्छे से धोकर फिर ही पकाना है। और फल या सलाद, इनको आप गर्म पानी में भिगो के मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, इनसे धो के, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिल पाए तो पानी में एक चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डाल के उसमें 15 से 20 मिनट तक का सब्जी को, फल को भिगो के रखिए। फिर 4-5 बार सादे पानी से उसको धोकर फिर इस्तेमाल करिए। क्या ये वायरस एनिमल्स में भी पॉसिबल? जी हाँ, आज की तारीख में आप लोग ने जिस प्रकार न्यूज़पेपर पढ़ी होंगे कल और आज के, तो ये एनिमल्स में, जैसे हमारे घर के बिल्ली कुत्ते हैं, तो क्योंकि हमारे घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है तो बिल्ली कुत्तों में भी आने की संभावना कम है। इसीलिए जो घर के एनिमल्स हैं उनको भी ज़्यादा बाहर मत लेकर जाइए, या बाहर के किसी भी एनिमल के साथ उनको मिलने न दिया जाए। आप घुमाने लेकर जाते हैं उनको, तो उनको बांध के रखिए और अपने साथ ही वापस लेकर आइए, खुले में न छोड़िए उनको। और इस प्रकार आपके जो भी एनिमल्स हैं उनमें भी ये वायरस नहीं होएगा। क्लोथ्स पे कितना टाइम रहता है मैम वायरस? क्लोथ्स में भी अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे जो सूती कपड़ा होता है, सिंथेटिक कपड़ा होता है, लेकिन आमतौर पे सभी कपड़ों पे 9 से 12 घंटों के अंदर अंदर सभी प्रकार के कपड़ों पे ये वायरस मर जाता है। लेकिन जो सूती कपड़ा होता है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उसके अंदर वायरस घुस जाता है, तो उनमें इसका ये जो लाइफ पीरियड होता है, सर्वाइवल पीरियड होता है, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो सूती कपड़ों में इसका सर्वाइवल कम है, लेकिन सभी प्रकार के कपड़ों में 9 से 12 घंटों के अंदर ये वायरस खत्म हो जाता है। और अगर आप धूप में जाते हैं तो धूप में और जल्दी खत्म होने, अच्छी तेज धूप के लिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप धूप इलाके में, पूरे भारतवर्ष में इस समय अच्छी कड़ाके की धूप पड़ ही रही है, तो आधा घंटा दिन में आप धूप में जरूर जाएं, ताकि कहीं से भी कोई वायरस या किसी प्रकार का संक्रमण है तो उसके मरने के काफी अधिक चांसेस हो जाते हैं। What about home? Should we sanitize our home as well? होम को सैनिटाइज करना, अगर आपके घर कोई बाहर वाला आ रहा है, आपके घर के जो डोर नॉब्स हैं उसको वो टच कर रहा है, तो आप उसको सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि दूसरा व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। अगर कंफर्म तौर पे है कि दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकल आया है, तो आपको पूरे घर में, आप नगर निगम में फोन भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपको वो नेट पे और सब जगह डली हुई हैं, वो मिल जाएंगी। घर भी आके नगर निगम सैनिटाइज करके जाता है जिन घरों में पॉजिटिव्स आते हैं। गाड़ियां भी आपकी सैनिटाइज होती हैं उन केसेस पे। जितना एरिया कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर हो जाता है, वहाँ पे हमारे नगर निगम की तरफ से ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है। One question about lab sanitizers. Can we use that? स्पिरिट, हाँ, लैब जो स्पिरिट होती है, दैट इज ऑल्सो, जो स्पिरिट है वो भी अल्कोहल का ही प्रकार है, तो आप वो स्पिरिट को यूज कर सकते हैं। कॉटन में डिप करके, किसी भी कपड़े में डिप करके उस जगह को पोंछ सकते हैं ग्लव्स पहन के। तो आप स्पिरिट को भी यूज कर सकते हैं सैनिटाइज करने के लिए। अगर सैनिटाइजर ना हो तो डेटॉल लिक्विड उसके ऊपर पढ़ लीजिए आप। डेटॉल सैनिटाइजर आता है और एक डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश आता है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो डेटॉल सैनिटाइजर जो है वो तो 70% अल्कोहल के ऊपर उसका कंटेंट है, लेकिन जो डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश है उससे सैनिटाइज नहीं किया करने की एडवाइस देंगे। उससे हम रेगुलर बेसिस पे जो हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करना है, तो वहाँ पे हम लिक्विड सोप तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेटॉल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेटॉल लिक्विड वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। He is asking about malaria की मेडिसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन मार्केट में आई है, लेकिन इसको लिया जा सकता है, लेकिन केवल डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ही। खास तौर पे जो बहुत हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पुलिस पर्सनल और स्वास्थ्य विभाग के लोग, जिनका पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आने के अधिक चांसेस हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं, लेकिन वो भी
ये डॉक्टरी सलाह के बाद, क्योंकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं इस दवाई के, तो इसीलिए अपने आप से आप अपनी मर्जी से ये दवाई न खाएं। अगर कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है तो पहली चीज तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। दूसरी चीज, आप उसके साइंस एंड सिम्टम्स पूछ लीजिए। अगर किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो आप उसको नहीं दिखेंगे, आप जितने भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अलावा जो अन्य बीमारियों के लिए आपके पास आ रहा है मरीज, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप हिस्ट्री ले लीजिए, उसके पूरे डिटेल्स ले लीजिए। अगर एग्जामिन करना जरूरी ही है उसको, तो उसकी पहली तो चीज उसकी हिस्ट्री में कोरोना वायरस से रिलेटेड उसकी पूरी हिस्ट्री पूछ लीजिए कि घर में कोई पॉजिटिव तो नहीं आया है उसके घर में, उसका किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से संक्रमण संपर्क तो नहीं हुआ है। अगर नहीं कहता है तो फिर आप अपना पूरी जो प्रिकॉशंस है, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं, कि आप ग्लव्स पहनिए, अपना मास्क पहनिए, हेड कैप और पूरा पीपीई इस्तेमाल करते हुए उसका एग्जामिन कर सकते हैं। और उस पीपीई को भी ड्रोनिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ का पूरा पैटर्न होता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। उसके यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस भी डले हुए हैं, तो आप देखना चाहें तो वो पीपीई को कैसे ड्रोनिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ करते हैं वैसा देख के उनका इस्तेमाल, पीपीई का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं आप। और आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, अपना स्टेथोस्कोप या और अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी ये बाद में सैनिटाइज कर लीजिए। अभी तक का कोरोना मच्छरों से या किसी भी कीड़े मकोड़ों से फैलने के, क्योंकि ये नया वायरस है, बहुत अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। तो अभी तक का हमारी ऐसी कोई भी स्टडी नहीं मिली है जिसमें मच्छर से या अन्य किसी भी प्रकार से कीड़े से, इंसेक्ट से कोरोना एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता हुआ पाया गया है, जिस प्रकार की मलेरिया मच्छर से होता है। लेकिन हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं पहली बार ही ये चाइना से, वुहान से ये वायरस आया है, तो इसके ऊपर अभी और रिसर्च और फर्दर स्टडीज की रिक्वायरमेंट है। अब आप में से कुछ जानना चाहते हैं कि क्या ये वायरस हवा से भी फैलता है। अब ये वायरस आमतौर के जो दूसरे वायरस है, सर्दी जुकाम के वायरस, उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़ा है तो यानी भारी भी होएगा ये वायरस, ठीक। तो इसीलिए ये वायरस आमतौर पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या हुआ? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये हुआ कि हमने खांसा या छींका, तो उस एरिया में जो भी धूल मिट्टी है, कीटाणु है, उसके ऊपर वो वायरस जमा हो गया, या फिर जो भी वहाँ पे चीज रखी है वो वायरस वहाँ पे बैठ गया जाके। अब अन्य किसी व्यक्ति ने उस जगह को अपने हाथों से छुआ और वो हाथ वो अपने फेस पे ले गया, नाक पे ले गया, मुंह पे छू रहा है बार बार, तो वो वायरस उसके अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम अभी के आज की तारीख में यह नहीं कह सकते कि ये वायरस हवा से भी फैलता है। हम यही मान के लेकर चल रहे हैं कि ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हैंड हाइजीन और कफ हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इनके जो एटिकेट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नॉर्मल सर्दी खांसी और कोरोना की सर्दी खांसी में क्या फर्क है। आमतौर पे नॉर्मल सर्दी खांसी जो होती है उसमें बुखार नहीं आता है, बहुत हल्का सा रहता है, हरारत सी रहती है, और इसमें सांस नहीं फूलती है, जैसे कि ब्रेथलेसनेस नहीं होती है। परंतु कोरोना की जो सर्दी खांसी होती है, एक तो इसमें खांसी के साथ में खकार रहती है, सूखी खांसी नहीं होती, थोड़ी सी खकार भी साथ में आती है और बुखार के साथ आता है। तो और बुखार धीरे धीरे अधिक होने लगता है और साथ में इसमें फिर आपको सफोकेशन या ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने जैसे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो इनसे परंतु 100% हम
उसकी केवल जब तक सैम्पलिंग नहीं होती है तब तक हम नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल सर्दी खांसी है और ये कोरोना की सर्दी खांसी है। तो बेहतर है अगर सर्दी खांसी बनी हुई है, सांस फूल रही है किसी भी प्रकार से आपको हो, तो आप अपनी जांच कर गर्भवती जो महिलाएं ये वाला आंसर कर दीजिए। अब आप में से कुछ माताएं ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, तो स्तनपान कराने से बच्चे में संक्रमण नहीं होता है, लेकिन माँ को अगर सर्दी खांसी है तो वहाँ पे वो मास्क का इस्तेमाल करे और बहुत ज्यादा बच्चे को गोदी में न ले, है ना। और अगर उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उस केस में हम फिर उस माँ को वो बच्चे को स्तनपान कराने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उस दौरान बच्चा गोदी में रहेगा तो बच्चे को भी संक्रमण आने के चांसेस हैं। तो बच्चा किस उम्र का है और ऊपर का किस प्रकार का खाना एक्सेप्ट कर पाता है, उसके बाद फिर हम डॉक्टरी सलाह के बाद ही बच्चे को और बच्चे की उम्र देखते हुए एडवाइस कर पाएंगे कि बच्चे को स्तनपान कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन अगर किसी को भी सर्दी जुकाम नहीं है, ना बच्चे को ना माँ को, तो आराम से माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। तो आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न और पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और किस प्रकार की और जानकारी आप कोरोना के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हम अपने आगामी वीडियो में उस प्रकार की जानकारी भी आप तक का पहुंचा सके। नमस्कार।